everyone, I'm Garima Bhardwaj and you are watching Peakover. So let's start it. तो हम लोग शुरू करेंगे हमारे पहले सब्जेक्ट से जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद हम लोग इसकी 2 यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम लोग उसके नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट पे बढ़ेंगे जैसे कि एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट से जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर क्या होता है? ये एक स्टडी होती है कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की, जिसमें कुछ हार्डवेयर इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज। ये एक साथ कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और इसका मेन गोल क्या होता है कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना, उसे एफिशिएंसी से यूज़ करना, उसको रिलायबल रखना और उसकी स्पीड, कॉस्ट, एनर्जी को कंज्यूम करके उसे स्केलेबिलिटी से यूज़ करना। और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एक्सप्लोर हाउ कंप्यूटर इज बिल्ड, how its part work together and how to make it work better and faster. So now let's move to our first topic which is functional units of digital system. इसके फंक्शनल यूनिट देखने से पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि डिजिटल सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। ये होता है एक सिस्टम जो स्टोर करता है डेटा को डिस्क्रीट वे में या फिर बाइनरी वे में, यानी कि 0 या 1 के फॉर्म में। So what are functional units? Functional units are the part of CPU that performs the operation and calculation that is performed by the computer. इसके बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स हो सकते हैं टेलीफोन स्विचिंग एक्सचेंजेस, डिजिटल वोल्टमीटर्स, डिजिटल काउंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल डिस्प्ले। इसमें 5 मेन यूनिट्स होते हैं जो है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। और ये जो डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी डेटा इनपुट कर रहे हैं इनपुट यूनिट के थ्रू। फिर ये डेटा स्टोरेज यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर हो जाता है और फिर ये जाता है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, और उसमें जो अर्थमेटिक या जो भी ऑपरेशंस लगाने होते हैं वो ऑपरेशंस लगते हैं कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के यूज़ से। फिर ये वापस पूरा परफॉर्म होके सब कुछ उसमें प्रोसेसिंग होके स्टोरेज यूनिट में वापस जाता है और फिर आउटपुट यूनिट के थ्रू हम लोग को फाइनल रिजल्ट पहुंचा देता है जो कि हमें हमारे डिस्प्ले पर शो हो जाता है। अब एक एक करके हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो इनपुट यूनिट क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज कीबोर्ड, माउस एंड अदर इनपुट डिवाइसेस। Its primarily function is to convert the incoming data and instructions into the suitable format for processing within the computer. Next is output unit. So it is responsible for presenting processed data and result to the user or other external devices. It takes the information produced by the computer and converts it into the human readable or usable form, typically displayed on a monitor, printed on a paper or sent to other devices. Now memory unit. So memory unit is also known as primary memory or random access memory. It is where the computer stores data and instructions temporarily during computer execution. It provides fast access to the data and instructions needed for processing by the central processing unit. Now arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit is a fundamental component of central processing unit. It performs arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division, and other logical operations like and, or, not, required for processing data and executing instructions. Last is control unit. So control unit is a vital part of CPU that manages and coordinates the operations of all the units within the computer. It interrupts and executes program instructions, controls the flow of data between the CPU and the memory, and directs the operation of the ALU and other component to execute instructions in a sequence.
Here are some basic difference between the computer organization and architecture, which are, तो आर्किटेक्चर क्या डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर करता क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर करता कैसे है जो करता है। आर्किटेक्चर टारगेट करता है फंक्शनल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को, और ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बात करते हैं डिज़ाइन की, तो आर्किटेक्चर जो होता है वो हाई लेवल डिज़ाइन को सपोर्ट करता है, मतलब सिस्टम डिज़ाइन या कंप्यूटर डिज़ाइन को, और ऑर्गेनाइजेशन डील करता है विद लो लेवल डिज़ाइन इश्यूज, जैसे कि लॉजिक हो गया या सर्किट कुछ हो गया। अब बात करते हैं रोल की, तो जो आर्किटेक्चर होता है वो हमें ये फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग देता है, और जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। आर्किटेक्चर में क्या इन्वॉल्व होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें इन्वॉल्व होती है परफॉर्मेंस उन हार्डवेयर पार्ट्स की, कि वो हार्डवेयर पार्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और जब हमें कोई भी कंप्यूटर सिस्टम बनाना होता है तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्किटेक्चर कैसा है, और फिर उसके बाद उस आर्किटेक्चर को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो पहले हम लोग इन ऑर्डर लेंगे, फर्स्ट इज आर्किटेक्चर एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वील मूव टू द बसेस। बस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बस एक कम्युनिकेशन पाथवे है जो 2 और मोर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, और जो बस कुछ मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं सिस्टम बस। बेसिकली सिस्टम बस क्या होता है, एक सेट ऑफ लाइंस होती है, 50 to 100 सेट ऑफ लाइंस होती हैं, उसमें सारी अलग अलग लाइंस होती हैं, और ये लाइंस कुछ फंक्शनल 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं। उसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ बसेस। वो हो गए डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस क्या होता है, ये होता है एक 8 बिट बाई डायरेक्शनल बस जो इन्फॉर्मेशन या डेटा को ट्रैवल कराती है फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और या तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर तक। और एड्रेस बस क्या डिफ़ाइन करता है, ये डिफ़ाइन करता है कि कौन से एड्रेस पर कौन सी मेमोरी लोकेशन पर जाकर जो हमारा डेटा है वो स्टोर होगा, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। एंड इट ऑल्सो अलाउज द CPU टू सेंड एड्रेस टू द रैम। और कंट्रोल बस क्या होता है, ये हेल्प करता है जो डिवाइसेस होते हैं एड्रेस लाइन में, उन सबको एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए और उस डेटा को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। And now next we'll move to the bus arbitration. So in simple words we can say that कि बस आर्बिट्रेशन में ये होता है कि एक बस लाइंस जो होती हैं उसमें काफ़ी सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो हम ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा डिवाइस कब कौन सा डेटा ट्रांसफ़र करेगा और कौन सा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक बस लाइन से, तो एक साथ 2 या 2 से अगर ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होंगे डेटा भेजेंगे तो वो क्लैश हो जाएगा। तो उसमें डिसाइड करने के लिए कि कौन सा डिवाइस कब इंफॉर्मेशन देगा और कौन से की एक्सेप्ट करनी है, बस आर्बिट्रेशन इसके लिए यूज़ आता है। सो बेसिकली इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि बस आर्बिट्रेशन एक सेट ऑफ रूल्स है जो डिसाइड करता है कि बस के डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करना है और कैसे कंट्रोल करना है। हमारे पास 2 बस आर्बिट्रेशन के मेथड होते हैं, सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन। सो फर्स्टली वील सी व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन। सो इन दिस ओनली अ सिंगल आर्बिटर परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड आर्बिट्रेशन एंड इट कैन बी ईदर प्रोसेसर और अ सेपरेट कंट्रोलर कनेक्टेड टू द बस। तो बस आर्बिटर क्या होता है, जो डिसाइड करता है कि कौन सा डिवाइस करंट बस मास्टर होगा। अब बस मास्टर क्या होता है, बस मास्टर होता है दैट इनिशिएट्स डेटा ट्रांसफ़र ऑन अ बस एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड बस मास्टर। मतलब जो डिवाइस उस टाइम प्रायोरिटी पे होता है कि हमें इस वाले डिवाइस का डेटा लेना है, तो वो वाला डिवाइस को हम लोग बोलते हैं बस मास्टर। तो 3 आर्बिट्रेशन स्कीम्स होती हैं जो सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन अप्रोच को फॉलो करती हैं, जैसे डेजी चेनिंग, पूलिंग मेथड एंड इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहले तो ये सिंपल और चीपर होता है बाकी मेथड से, और यहाँ पे जितने भी बस मास्टर्स होते हैं वो सेम लाइन यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग बस रिक्वेस्ट्स। नीचे डायग्राम में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर
m नंबर ऑफ डिवाइसेस है। इसमें जो सिग्नल ग्रांट होते हैं वो सीरियली होते हैं, जैसे पहले डिवाइस 1 पे जाएगा, फिर डिवाइस 2, फिर डिवाइस ऐसे ऐसे एक एक करके m तक जाएगा और स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबको प्रायोरिटी देगा ताकि वो अपना डेटा ट्रांसफ़र कर पाए। अगर कोई एक डिवाइस ट्रांसफ़र कर रहा होगा तो दूसरे डिवाइस को अलाउड नहीं होगा कि वो बस को एक्सेस कर पाए। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को। एडवांटेजेस में क्या है कि ये सिंप्लिसिटी है इसमें और ये बहुत स्केलेबल है यूज़ करने के लिए, और हम लोग इसके बीच में को कितने भी डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पर मैक्स टू मैक्स हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। इसमें क्या है कि जो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं डिवाइसेस को वो हम सीरियल वाइज देते हैं, तो जो आखिरी वाला डिवाइस होता है उसको बिल्कुल आखिरी में प्रायोरिटी मिलती है, तो इस वजह से प्रोपोगेशन डिले हो जाता है। और अगर एक भी डिवाइस फेल हो जाता है तो फिर सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। नेक्स्ट है पूलिंग मेथड। इसको हम लोग रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड भी बोलते हैं। इसमें कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं जनरेट करने के लिए एड्रेस लाइन फॉर द मास्टर बसेस। तो इसमें कंट्रोलर डिसाइड करता है सीक्वेंस ऑफ मास्टर एड्रेसेस कि कौन से डिवाइस को कौन से नंबर पे प्रायोरिटी देनी है। और यहाँ नंबर ऑफ लाइंस जो रिक्वायर्ड होती है वो डिपेंड होती है नंबर ऑफ मास्टर्स कनेक्टेड टू द सिस्टम। सो लेट्स सपोज हमारे पास 8 मास्टर्स है तो उसमें हम लोग 3 एड्रेस लाइंस को कंसीडर करेंगे। अब 3 कैसे आया, तो 3 आता है इस फॉर्मूले से 2 to the power n इज इक्वल्स टू 8। 8 क्या है, मास्टर्स बस। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे और n क्या होगा, इक्वल्स टू एड्रेस लाइंस। एडवांटेजेस क्या होंगे इसके कि ये डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर डिवाइस और प्रोसेसर और दिस मेथड इज़ क्वाइट सिंपल। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इसमें नए डिवाइसेस को ऐड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग नए डिवाइसेस में ऐड करते हैं तो हम लोग को एड्रेस लाइंस को भी ऐड करना पड़ता है सर्किट में। और दूसरा डिसएडवांटेज वही सेम है कि अगर एक भी डिवाइस फेल हो जाता है बीच में तो पूरा सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फिक्स्ड प्रायोरिटी। इसमें क्या होता है कि ईच बस हैज इट्स ओन बस रिक्वेस्ट लाइन एंड द ग्रांट लाइन। इसमें हर मास्टर डिवाइस के पास एक अपना सेपरेट पेयर ऑफ बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट लाइंस होती हैं और हर पेयर को उसकी प्रायोरिटी असाइंड होती है। इसमें इसका बिल्ट इन प्रायोरिटी डिकोडर होता है कंट्रोलर में ही, जो सेलेक्ट करता है हाईएस्ट प्रायोरिटी रिक्वेस्ट्स को। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें फास्ट रिस्पॉन्स होता है क्योंकि सबके पास उनकी सेपरेट लाइंस होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस की वजह से हमको ये हार्डवेयर में बहुत कॉस्टली पड़ता है। बस यही मेन पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, बाकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन। तो पिछले वाले में हम लोग ने देखा था कि हमारे पास एक मास्टर बस होती है जो सिलेक्ट करती है कि नेक्स्ट मास्टर बस कौन सी होनी चाहिए, पर इसमें क्या होता है कि सारे डिवाइसेस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ये सिलेक्ट करने के लिए कि नेक्स्ट बस मास्टर कौन सी होएगी। इसमें क्या है कि ईच डिवाइस को 4 बिट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। तो इन शॉर्ट इसमें क्या होता है कि जो सारे डिवाइसेस होते हैं वो 5 लाइन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब 5 कंट्रोल लाइन से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें जो 4 लाइन होती हैं वो 4 लाइन होती है आर्बिट्रेशन लाइन टू ट्रांसफर द आईडी नंबर, वो 4 बिट आईडी नंबर्स, और जो बची हुई एक लाइन होती है वो स्टार्ट आर्बिट्रेशन सिग्नल के लिए होती है। तो जब एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस रिक्वेस्ट करती हैं बस का कंट्रोल लेने के लिए, तो पहले इन्हें आर्बिट्रेशन लाइन पे ले जाते हैं और फिर कंपेयर करते हैं इनके कोड्स के अकॉर्डिंग और उसी हिसाब से इनकी बिट पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन इज़ हाईली रिलायबल बिकॉज द बस ऑपरेशंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डिवाइसेस। मतलब इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि जिसका आईडी नंबर हाईएस्ट होता है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है और उस डिवाइस का इनपुट सबसे पहले लिया जाता है। अब हम लोग मूव करते हैं रजिस्टर्स पर। सो रजिस्टर्स आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी used to quickly accept, store and transfer data and information that are being used immediately by the CPU.
मतलब जस्ट ये एक मेमोरी स्पेस है जिसको सीपीयू जल्दी से यूज़ कर पाता है। और जिन रजिस्टर्स को सीपीयू यूज़ करता है उन्हें हम लोग प्रोसेसर रजिस्टर्स भी कहते हैं। प्रोसेसर रजिस्टर्स में होल्ड एंड इंस्ट्रक्शंस, अ स्टोरेज एड्रेस और एनी डेटा सच एज बिट सीक्वेंस और इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। रजिस्टर यूज़ आते हैं मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए और प्रोसेस रजिस्टर्स यूज़ आते हैं डेटा का मैनिपुलेशन करने के लिए। और जो रजिस्टर मेमोरी को की लोकेशन को होल्ड करा होता है उसकी हेल्प से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने वाले हैं उसका एड्रेस क्या है। तो ये कुछ कॉमन रजिस्टर्स हैं जो बेसिकली हमारे कंप्यूटर को काम आते हैं। सो रीड देम वंस, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र्स पर। सो मेमोरी डिवाइस क्या होता है कि हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। सो जो बस है वो काफ़ी एफिशिएंट होती है ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन रजिस्टर्स इन अ मल्टी रजिस्टर्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। सो बस में क्या होता है कि सेट ऑफ कॉमन लाइंस होती हैं जिसमें हर एक बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है वन डिवाइस टू अनदर। कंट्रोल सिग्नल्स डिटरमाइन करते हैं कि कौन से रजिस्टर को सेलेक्ट करना है जब भी रजिस्टर का ट्रांसफ़र हो रहा हो। यहाँ हमारे पास दो मेमोरी ऑपरेशंस हैं, रीड और राइट। सो व्हेन देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी टू द अदर आउटपुट डिवाइस देन इट इज़ कॉल्ड रीड ऑपरेशन, एंड वेयर एज द ट्रांसफ़र ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इनटू द मेमोरी इज़ कॉल्ड राइट ऑपरेशन। तो हम लोग रीड और राइट ऑपरेशन को कैसे स्टेट कर सकते हैं कि जो भी डेटा एड्रेस मेमोरी में स्टोर होता है वो जाके रजिस्टर पे स्टोर हो जाता है। और राइट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं कि जो डेटा हमारे रजिस्टर में होता है वो हम लोग मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। तो नीचे जो हम लोग ये टेबल देख रहे हैं प्रोसेसर और मेमोरी की, इसमें क्या शो हो रहा है कि जब भी डेटा प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाता है तो उसमें राइट ऑपरेशन यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग कोई नए डेटा को मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं। और जब मेमोरी से हम लोग प्रोसेसर में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोग उसको एज अ आउटपुट डिवाइस पे देखते हैं रीड ऑपरेशन के थ्रू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। So that's all for this video, and if this video helped you in any way, so please like, comment and subscribe and share to all your friends who needed this. Till then, keep practicing and happy coding.